वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर की समझ आए तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और शेयर ज़रूर करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट, हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, जो कि क्लास 11th फिज़िक्स की नई बुक का चैप्टर है। फिज़िक्स की नई पंजाब बुक बोर्ड की जो नई बुक है क्लास 11th की फ़िज़िक्स, उसके जो एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं हम लोग आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस द केजी एंड मोल। उन्होंने हमसे पूछा है कि ये कैसे यूज़फुल है हमारे लिए कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यानी कि एक चीज़ की मिकदार है उसका जो यूनिट है वो केजी में है और मोल में है। तो जो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास केजी है वो अमाउंट ऑफ मैटर, केजी आपको पता है कि मैस को यानी कि वज़न को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो मोल है वो आपको पता है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए हम लोग केजी भी यूज़ करते हैं, यूनिट्स एंड मोल भी, क्योंकि जो केजीज हैं, अब देखें एक चीज़ में एक चीज़ का कितना मैस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ में कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यानी कि हमारे पास एक मैटर है और मैटर में कितने एटम्स हैं। ठीक है, एक चीज़ में हमें क्या, हमारे पास कितने एटम्स हैं, तो एटम्स को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कंसर्ट करते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स को देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम लोग मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग केजी को इस्तेमाल करते हैं, केजी को जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कंसर्न नहीं करते यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं देखते, तब हम लोग जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है हम लोग केजी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने पहले आंसर की हेडिंग दे दी है, आंसर लिखकर फिर आप लोगों ने उसको उसी आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक मेथड है। ठीक है, तो आंसर हम लोगों ने लिखा, केजी टेल्स हाउ मच मैटर, यानी कि केजी हमें बताता है कि किसी भी चीज़ का कितना वजन है, वाइल मोल टेल्स हाउ मैनी पार्टिकल्स, और जबकि मोल हमें बताता है कि उस मैटर में कितने पार्टिकल्स हैं। अब हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो व्हेन वी कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जब हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ कंसर्न करते हैं, देन वी यूज़ मोल, तब हम लोग मोल को यूज़ करते हैं एज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट के तौर पर। बिकॉज मोल ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि जो मोल ऑफ बिकॉज जो मोल है किसी भी सब्सटेंस का कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जो यानी कि एवोगैड्रो नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो एवोगैड्रो नंबर आपको पता है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग व्हेन वी आर नॉट कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं गिन रहे होते, देन वी यूज़ केजी, तो अब हम लोग केजी को इस्तेमाल करते हैं एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट के तौर पर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, वो है हमारे पास कि स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ रोड, कि स्टूडेंट जो है वो रोड की लेंथ को मेजर करता है एक स्केल के साथ ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, यानी कि स्टूडेंट एक रोड की लेंथ को मेजर करते हैं, तो जिसकी जो मिनिमम डिवीजन है स्केल की, जिस स्केल से वो रोड की लेंथ को मेजर करते हैं वो 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर अगर 3 स्टूडेंट्स उस रोड की लेंथ को मेजर करते हैं, 3 स्टूडेंट्स, अगर 3 स्टूडेंट्स उस रोड की लेंथ को मेजर करते हैं एक स्केल से जिसकी मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो पहले स्टूडेंट के पास जो आंसर आता है वो होता है 0.4235। ठीक है, 0.4235। दूसरा स्टूडेंट है उसके पास जो मेजरमेंट आती है वो होती है 0.42 मीटर। पहले स्टूडेंट के पास जो मेजरमेंट आती है वो होती है
0.4235 मीटर। दूसरे स्टूडेंट के पास जो डिवीजन आती है, मेजरमेंट आती है, वो होती है 0.42 मीटर। और तीसरे स्टूडेंट के पास जो हमारे पास आती है मेजरमेंट, वो होती है 0.424 मीटर। ठीक है, तो एंड वाई विच रिकॉर्ड इज करेक्ट, इन तीनों में से कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है, एंड वाई और क्यों। अब स्टूडेंट्स देखें, ये मेजरमेंट्स हमें मीटर में दी गई हैं। ठीक है, तो हमारे ये रिकॉर्ड जो है, हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं जो 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किए हैं, ये हमें मीटर में दिए गए हैं। और वो स्केल जिसका स्केल से ये रिकॉर्ड्स जो हैं मेजर किए गए हैं, उस स्केल की जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है, यानी कि उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को भी हम लोग मीटर में एक्सचेंज कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड मीटर में है तो 1 मिलीमीटर हमारे पास जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम डिवीजन ऑब्वियसली किसी भी स्केल की मिनिमम डिवीजन स्केल का लीस्ट काउंट होता है। तो 1 मिलीमीटर आप देखें, 1 हम मिली का किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के इक्वल होता है। और मीटर, अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, फिर वो 3 स्टेप जो है नेगेटिव साइड पर मूव करेगा, सॉरी नेगेटिव नहीं कहना था, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा। तो 1 यहाँ 0.01 मीटर जो है वो लीस्ट काउंट आ गया। लीस्ट काउंट आ गया हमारे पास 0.001 मीटर, क्योंकि हमारे पास मिलीमीटर था 10⁻³ मिलीमीटर, हम लोगों ने मिली की वैल्यू 10⁻³ आई। तो जो पॉइंट है वो 3 स्टेप्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, तो हमारे पास जो मिनिमम डिवीजन आ गई स्केल की मीटर में वो 0.001 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने देखना है कि आप लोगों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाले लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ाई थी। अब हमारे पास देखेंगे लीस्ट काउंट उसके यानी कि उस स्केल की जो मिनिमम डिवीजन लीस्ट काउंट है स्केल का, जिस स्केल से ये तीनों रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेजर किए गए हैं, उसके लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। तो इनमें से वही आंसर करेक्ट होगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, तो आ रही हैं। तो जो हमारे पास तीसरा रिकॉर्ड है, जो तीसरे स्टूडेंट ने मेजर किया है उस स्केल से, जिसकी जो मिनिमम डिवीजन हमारे पास 1 मिलीमीटर थी, जिसको हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसके रिकॉर्ड मीटर में थे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने वो मिली को उसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, यानी कि मिली की जो हमारे पास वैल्यू है वो 10⁻³ है, जिसकी वजह से पॉइंट हमारे पास 3 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे आया, क्योंकि -3 जब जहाँ है इसलिए पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे आया। तो हम लोगों ने जो उसकी मिनिमम डिवीजन थी उसको मिलीमीटर में ले लिया, मिलीमीटर से मीटर में ले लिया। फिर हम लोगों ने प्रिसीजन देखी, फिर के हमारे पास जो लीस्ट काउंट है उसमें जो डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हैं, और ये हमारे पास जो थर्ड रिकॉर्ड है उसमें भी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो ये तीसरा रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम लोग पहले आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर की हेडिंग दी कि हमारे पास जो 0.424 मीटर है वो हमारे पास करेक्ट है। अब हम लोगों ने इसका रीज़न भी लिखना है, क्योंकि हम ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। सिंस द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्केल का लीस्ट काउंट थ्रू विच द लेंथ ऑफ द रोड इज मेजर्ड, उस स्केल का लीस्ट काउंट जो हमारे पास था, जिस स्केल से हम लोगों ने रोड की लेंथ मेजर की थी वो 1 मिलीमीटर था। फिर हम लोगों ने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो वो 0.001 मीटर हो गया। सो द मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइजली रिकॉर्डेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। मेजरमेंट हमारे पास जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइजली रिकॉर्डेड हुई इन मीटर में। इन दिस वे द करेक्ट रिकॉर्ड जो है हमारे पास 0.424 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई केजी नॉट ग्राम द बेस यूनिट ऑफ मैस, यानी कि हमारे पास केजी जो है वो बेस यूनिट है मैस का, ग्राम नहीं है। अब देखें केजी के साथ जो के है वो प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 10⁻3। बेस यूनिट्स में कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसके साथ हमारे पास कोई प्रीफिक्स लगी हो सिवाय केजी के। इसमें जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती है हमारे पास उसको मेंटेन करता है केजी, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास बेस यूनिट है। अब देखें हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = ma। तो हमारे पास जो मैस है, मैस का हमारे पास क्या यूनिट होता है, केजी, और एक्सीलरेशन का हमारे पास क्या यूनिट होता है, मीटर पर स्क्वायर।
ठीक है। हम लोग तो हम लोग अक्सर ये भी लिख देते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फोर्स को इक्वल ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखते, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इसको इस तरह लिखना भी है तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इस हम लोगों को 10⁻³ लिखेंगे तो हमें ये जो चीज़ है वो ज़्यादा सही नहीं लगेगी। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे kg ही लिख दिया, क्योंकि k जो है हमारे पास 10⁻³ है के इक्वल है। तो हम लोगों ने 10⁻³ की वैल्यू यहाँ पे k पुट की, तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो इस चीज़ को लिखने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास जो kg है वो मैथ का बेस यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स हैं, यानी कि पीपल्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका वज़न हम लोग kg में मेजर करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखें, अब हम लोग ये तो नहीं कहते कि बच्चा इतने ग्राम का है, इस बच्चे का वज़न इतना है, इतने ग्राम है। हम लोग कहते हैं इस बच्चे का वज़न इतने किलो है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है चीज़। अगर इसका आंसर लिखते हैं कि kg इज बेस यूनिट ऑफ मैथ नॉट द ग्राम, उसका हम लोगों ने रीज़न लिखा kg इज द बेस यूनिट ऑफ मैथ टू मेंटेन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन फिजिक्स। फिजिक्स में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। यूजिंग kg सिंप्लीफाइड ड्राइव यूनिट्स, के हम लोग kg को इस्तेमाल करते हैं ड्राइव यूनिट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास जो 1 न्यूटन है, न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, तो 1 न्यूटन हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब देखें, फोर्स इज इक्वल टू ma है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मैस का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो, इसलिए 1 न्यूटन है, हमारे पास 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। वेयर एज ग्राम वुड रिक्वायर 10⁻³ अगर हम लोग ग्राम लिखते, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोगों को 10⁻³ भी साथ लिखनी पड़ती, जो कि 1000 की इक्वल होती है। मोस्ट रियल वर्ड मेजरमेंट, यानी कि जो ज़्यादा रियल वर्ड मेजरमेंट्स होती हैं, यानी कि पीपल का मैथ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ, वो kg में बेटर रहता है। इन दिस वे kg इज बेस यूनिट ऑफ मैथ एंड ग्राम इज द डेसिमल फ्रैक्शनल ऑफ kg, यानी कि हमारे पास जो 1 ग्राम होता है वो होता है इज इक्वल टू 0.001 kg। ठीक है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg, इसलिए हमारे पास जो ग्राम है वो डेसिमल फ्रैक्शन है kg का। क्वेश्चन नंबर 1.4 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के। हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं P इज इक्वल टू Q प्लस R। अब देखिए, अगर हमारे पास उन्होंने पूछे कि अगर Q की डायमेंशन और R की डायमेंशन हमारे पास सेम है, तो क्या P की डायमेंशन सेम होगी और P का यूनिट क्या होगा SI में। और अगर हमारे पास Q की डायमेंशन डिफरेंट है R से, तो क्या P की डायमेंशन Q और R के इक्वल होगी। अब देखें, कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू Q प्लस R इफ Q एंड R हैव बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ MLT। अगर हमारे पास Q और R की डायमेंशन MLT है, तो क्या P की डायमेंशन MLT होगी। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ P, तो P की डायमेंशन क्या होगी। अगर Q और R की डायमेंशन हमारे पास MLT है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ P इन ऐसे यूनिट हमारे पास है, P का जो ऐसा यूनिट क्या होगा। ठीक है, अगर इफ़ द डायमेंशन ऑफ Q, अगर हमारे पास Q की जो डायमेंशन है वह डिफरेंट फ्रॉम R से डिफरेंट है, व्हाट वुड डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ P, क्या तो फिर क्या हम लोग इस इक्वेशन से P की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि अगर हमें Q और R की डायमेंशन हमारे पास MLT है, तो क्या P की डायमेंशन क्या होगी और हमारे पास P का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा। और अगर हमारे पास Q और Q की डायमेंशन R से डिफरेंट है, तो क्या हम लोग P की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास Q और R की जो डायमेंशन है वो MLT है, तो हम लोग हमारे पास P की डायमेंशन क्या होगी। अब देखिए, हमारे पास इक्वेशन में P इज इक्वल टू Q प्लस R, जो डायमेंशन ऑफ Q एंड R इज MLT। अगर हमारे पास Q और R की डायमेंशन MLT है, तो हमारे पास जो P की डायमेंशन है वो भी MLT होगी। ठीक है, इसकी वजह अब हम लोग लिख लेते हैं कि P has dimension of MLT because in dimensional analysis terms are added or subtracted must have same dimension and the result will inherit those dimension। क्योंकि हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस में जो टर्म्स ऐड या माइनस हो रही हैं या जमा हो रही हैं, उनकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, अब Q प्लस R, अब देखेंगे Q प्लस R जमा हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशन सेम होगी।
और ये पी के इक्वल है, इसलिए पी की डायमेंशन भी MLT होगी। तो जो इन डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ें जो टर्म्स जो है जमा हो रही हैं माइनस हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होती है, एंड रिजल्ट में इनहेरिट दोज डायमेंशन, और रिजल्ट की जो डायमेंशन होगी वो भी वही होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ पी इन SI। अब हमारे पास देखें जो पी की डायमेंशन हमें दी गई है वो है हमारे पास MLT। ठीक है, तो ये मैस किसकी डायमेंशन है, M किसकी डायमेंशन है मैस की, L किसकी डायमेंशन है मीटर की। मैस का जो अब देखें M मैस की डायमेंशन है, L मीटर की डायमेंशन है, टाइम ये T जो है वो टाइम की डायमेंशन है। अब देखें जो मैस का यूनिट क्या होता है kg, L का डायमेंशन मीटर, लेंथ का की जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर, टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड्स। ठीक है, तो यूनिट होता है यूनिट ऑफ पी इन ऐसे यूनिट्स। अब देखें मैस का यूनिट हमारे पास kg, L का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो जो यूनिट होगा पी का वो हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर जो क्यू और क्यू के डायमेंशन डिफरेंट है आर से, तो हम लोग जो पी की डायमेंशन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डायमेंशनली इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है। क्योंकि अब हम लोग देखें, हम लोगों ने पहले पढ़ा है इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि जो चीज़ें ऐड हो रही हैं सब्सट्रैक्ट हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, फिर ही हम लोग डायमेंशनली कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो चीज़ें सब्सट्रैक्ट हो रही हैं ऐड हो रही हैं उनकी डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होती, तो हमारे पास जो डायमेंशनली इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट आता है। इसीलिए अगर हमारे पास क्यू की डायमेंशन डिफरेंट है आर की डायमेंशन से, तो हम लोग पी की डायमेंशन नहीं डिटरमाइन कर सकते। क्यू एंड आर हैव डिफरेंट डायमेंशन, दे इक्वेशन P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर वुड बी डायमेंशनली इनकॉन्सिस्टेंट इन डायमेंशनल, could not add और सब्सट्रैक्ट क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में क्वांटिटी उसी क्वांटिटीज़ को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी dimensions different हो। in this way we could not determine the dimension of P from such on equation। तो हम लोग इसी वजह से इस तरह की इक्वेशन से P की डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का 1.5। उसमें हम लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक। हमारे पास क्लॉक का लीस्ट काउंट हो क्या होगा इफ इट हैज़ फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास उन्होंने पूछा कि आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकेंड्स हैंड, और जो हमारे पास सेकंड क्लॉक है उसके पास जो सिर्फ आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड्स हैं। अब देखें उन्होंने पूछा है कि एक हमारे पास घड़ी है जिसके में घंटों की सुइयाँ भी हैं, मिनटों की सुइयाँ भी हैं और सेकंड्स की सुइयाँ भी हैं। तो उस घड़ी का हमारे पास उस क्लॉक का लीस्ट काउंट कितना होगा। और एक क्लॉक है हमारे पास जिसके पास सिर्फ और सिर्फ घंटों की सुइयाँ हैं और मिनटों की सुइयाँ हैं, तो उस क्लॉक का लीस्ट काउंट हमारे पास कितना होगा। अब देखिए हमारे पास लीस्ट काउंट वही मिनिमम डिवीजन या मिनिमम मेजरमेंट होती है या जिस चीज़ को कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो हमारे पास जो क्लॉक ए है जिसमें हमारे पास घंटों की सुइयाँ भी हैं, मिनटों की सुइयाँ भी हैं, सेकंड की सुइयाँ भी हैं, तो हमारे पास अब देखें इन तीनों चीज़ों से देखना है कि स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या है। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है वो सेकंड है, यानी कि सेकंड्स की सुई है। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्लॉक होगा उसका लीस्ट काउंट भी 1 सेकंड होगा। अब हमारे पास जो दूसरा क्लॉक है उसमें सिर्फ और सिर्फ घंटों की और मिनटों की सुइयाँ हैं, तो हमारे पास उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिनट होगा। ठीक है, क्योंकि वो 1 मिनट को 1 मिनट एक स्मॉलेस्ट इंटरवल है ऑफ टाइम है उसका क्लॉक का जिसको वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, और फर्स्ट क्लॉक में 1 सेकंड जो है वो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है उस क्लॉक का जिसको वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि क्लॉक ए जो है वो उसके पास जिसके पास घंटों की सुइयाँ भी हैं, मिनटों की सुइयाँ, सेकंड्स की सुइयाँ भी हैं, उसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट होगा वो 1 सेकंड होगा। और जो हमारे पास क्लॉक बी है जिसके पास घंटों की सुइयाँ भी हैं, मिनटों की सुइयाँ भी हैं, और उसका जो लीस्ट काउंट होगा 1 मिनट होगा, क्योंकि 1 मिनट उसका स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। तो उस पर फिर हम लोगों ने इनके रीज़न भी लिखने हैं कि रीज़न क्या है। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ही यही है। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल इट कैन बी मेड डायरेक्टली। स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम
जो कि वो डायरेक्टली मेजर करता सकते हैं। इन दिस केस द सेकंड हैंड शो द टाइम इंटरवल ऑफ फर्स्ट सेकंड हैंड जो है वो 1 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल शो करता है। सेकंड्स हैंड यानी कि सेकंड्स की सुइयाँ सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल शो करती हैं, इसलिए वजह से लीस्ट काउंट भी हमारे पास 1 सेकेंड है। हमारे पास क्लॉक है। व्हाट अ क्लॉक हैज़ ओनली क्लॉक हैज़ ओनली हैंड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब उसकी घंटों की सुइयाँ और मिनटों की सुइयाँ, तो जो मिनट्स हैंड्स होती हैं वो ही 1 मिनट के टाइम इंटरवल्स को शो करती हैं, यानी कि जो उसकी मिनटों की सुइयाँ हैं वो सिर्फ एक मिनट के टाइम इंटरवल को शो करती हैं। इस वजह से जो दूसरा क्लॉक है हमारे पास उसका लीस्ट काउंट 1 मिनट होगा। Minutes hand show time interval of 1 minute. Therefore, the smallest measurable unit is 1 minute. क्वेश्चन नंबर 1.6 है हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ राउंड पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल विथ द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर डिस्क्राइब। यानी कि हमारे पास एक राउंड पेंसिल है, ये देखें हम लोगों ने इसको इसका जो डायमीटर है वो मेजर करना है मीटर रूल से, लेकिन जब हम लोगों ने उसको मीटर रूल से मेजर करना है तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो वर्नियर कैलिपर जितनी हो डिस्क्राइब करें। अब देखिए हमारे पास जो मीटर रूल है, अगर हम लोग उसका लीस्ट काउंट लिखे हुए मिलीमीटर में तो वो होता है 1 मिलीमीटर। अगर हम लोग उसको सेकेंड्स जो है वो सेंटीमीटर में लिखें तो 1 मिलीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में वो कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये देखेंगे हमारे पास जो मीटर रूल होता है उसका मिलीमीटर में जो इतना लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, और जो सेंटीमीटर में होता है 0.1 सेंटीमीटर में होता है, और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है और सेंटीमीटर में हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोगों ने एक राउंड पेंसिल का डायमीटर फाइंड आउट करना है। राउंड पेंसिल का डायमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता था पहले कि हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल का हम लोगों ने डायमीटर फाइंड आउट करना है। हम लोग उन 10 पेंसिल्स का डायमीटर फाइंड आउट करके उसको 10 से डिवाइड करवा देते थे ताकि हमें एक पेंसिल का डायमीटर मिल जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड पेंसिल है, उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक राउंड पेंसिल है, ये देखें ये ऐसी, ठीक है। अब मैंने उसको एक पेपर पे 10 रेवोल्यूशंस दे दी, यानी कि इस पेंसिल को यहाँ पर रखा, फिर राउंड करवाती गई, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने इस पेंसिल को 10 रेवोल्यूशंस दे दी। अब ये जितनी रेवोल्यूशंस दी हैं मैंने इस पेंसिल को, इसका डायमीटर फाइंड आउट करके मैं उस डायमीटर को इसकी रेवोल्यूशन से डिवाइड करवा दूंगी। डायमीटर को नहीं, लेंथ को, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस पेंसिल ने जितनी जो है लेंथ कवर की है या जितना फासला कवर किया है, जब हम लोगों ने उसको 10 रेवोल्यूशंस दी तो हम लोग फिर उसको उन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, फिर हमारे पास जो है वो डायमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर रूल विद द एक्यूरेसी। उस एक्यूरेसी के साथ हम लोग राउंड पेंसिल का डायमीटर मेजर कर सकते हैं मीटर रूल से, जो कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर की हो, किससे कंपेयर हो। तो हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल यूजिंग अ मीटर रूल। हम लोगों ने अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है राउंड पेंसिल का मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए विद द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसी के साथ जो एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर पे है, तो हम लोग राउंड पेंसिल को फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। अब देखिए इस फ्लैट सरफेस पे रखा तो एंड एग्जैक्टली टू फुल रोटेशन। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे मैं रोटेट करवाती कि इस पेंसिल को, राउंड पेंसिल को, ठीक है। फिर मैंने इसको 10 रेवोल्यूशंस दे दी, यानी कि 10 दफ़ा रोटेट करवा दिया
फिर मेरा पे ये स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था, ठीक है। मेकिंग द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, मेजर द टोटल डिस्टेंस। फिर यहाँ से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको जब राउंड करवाया तो जो मैं इसका टोटल डिस्टेंस जो है मेजर कर लूँगी बिटवीन दी मार्क्स यूजिंग द मीटर रूल। मीटर रूल का इस्तेमाल करते हुए तो जो डिस्टेंस इक्वल द टोटल ऑफ 10th सर्कमफ्रेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। तो जब मैं इसको 10 दफ़ा रोटेट करवाऊँगी ऐसे ऐसे, तो स्टार्ट से एंड तक मैंने इसको 10 दफ़ा रोटेट करवाया, इसलिए मेरे पास 10 सर्कमफ्रेंस बन गए। तो पहले हम लोग जो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे एक रोटेशन पर, यानी कि मैंने यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट था और फिर मैंने इसको जब एक दफ़ा पेंसिल को रोटेट करवाया तो उस एक दफ़ा रोटेट करवाने पर उसका सर्कमफ्रेंस कितना था। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 10th, यानी कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ, कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक मैंने इस पेंसिल को 10 दफ़ा रोटेट करवाया तो हमारा उसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल हुआ, लेंथ ओवर 10th पे। फिर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक सर्कुलर राउंड पेंसिल है, तो जो उस सर्कल का हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ जो डिस्टेंस होता है हम लोग उसको R बोलते हैं। फिर हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट से इस तरफ डिस्टेंस होता है वो भी उसको भी हम लोग R बोलते हैं। तो हमारे पास रेडियस आ गया, सर्कल का रेडियस हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2R, ठीक है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास C इज इक्वल टू 2 पाई R की इक्वल होती है। तो 2R हमारे पास इस तरह आ गया। 2R हमारे पास D के इक्वल होता है, क्योंकि किसी भी सर्कल का ये जो सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक एक पार्ट रेडियस बनता है, फिर सेंट्रल पॉइंट से दूसरे एंडिंग पॉइंट तक दूसरा रेडियस बनता है, तो 2R बन गया ये हमारे पास। तो ये जो हमारे पास सर्कल का ये जो टोटल ही ये हमारे पास सेंटर होता है वो डायमीटर होता है। तो जो 2R हमारे पास DR के इक्वल हो गया। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, C इज इक्वल टू पाई D, ठीक है। C इज इक्वल टू पाई D आ गई। तो हम लोगों ने डायमीटर के लिए सॉल्व करना है कि D इज इक्वल टू डायमीटर हम लोगों ने फाइंड करना है राउंड पेंसिल का, इस वजह से हम लोग लिख देंगे D इज इक्वल टू C ओवर पाई। C की वैल्यू हमारे पास है सर्कमफ्रेंस। सर अब हमारे पास C सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, L ओवर 10, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेंसिल को रोटेट करवाते हुए जितनी लेंथ कवर की और जितनी दफ़ा रोटेट करवाया उनको डिवाइड करवाना है, ताकि हम लोगों को सर्कमफ्रेंस पर रोटेशन पता चल जाए। तो हम लोगों ने इस वजह से सर्कमफ्रेंस हमारे पास L ओवर 10 की इक्वल भी होता है। फिर हम लोगों ने इस फार्मूला को इस्तेमाल किया जिसमें सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई R के इक्वल होता है। तो हमारे पास D इज इक्वल टू जो है वो C ओवर पाई की इक्वल आ गया। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास L ओवर 10 था, L ओवर 10 आ गया, तो पाई हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो हम इसी वजह से हम लोग लिखते हैं कि हम लोग जब पेंसिल को अलाउ करते हैं 10 दफ़ा रोटेट होने के लिए मीटर रूल से, तो हमारे पास हमारे पास होता है लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर में हम लोगों ने 10 दफ़ा रोटेट करवाया है। तो हम लोग 1 मिलीमीटर को जब 10 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाता है, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो इस वजह से हमने जान लिया कि हम लोगों ने एक राउंड पेंसिल है उसका जो डायमीटर है वो तो मीटर रूल से मेजर किया है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर जितनी ही है, ठीक है। तो रोलिंग द पेंसिल 10 टाइम्स अलाउ द मीटर रूल्स 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट टू यूज द फाइनल डायमीटर मेजरमेंट विद एन इफेक्टिव एक्यूरेसी कंपेरेबल टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, बिकॉज 1 मिलीमीटर ओवर 10 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर हमारे पास जो है वो वर्नियर कैलिपर का मिलीमीटर में जो है वो लीस्ट काउंट है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट पे ही बता दिया था। और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है वो 0.01 सेंटीमीटर है, और जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट वो मिलीमीटर में है वो 1 मिलीमीटर में है, और जो सेंटीमीटर में है वो है 0.1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लेक्चर को सुना करें।
अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी बताया करें। अल्लाह हाफिज़।